अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे. सो टुडे आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 10th और हमने यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था. दैट वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है क्योंकि बुक कंटिन्यूएशन में है क्लास 9 के साथ. कल हम लोगों ने थोड़ी सी एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में बात की थी और उसके अलावा हम लोगों ने ये बताया था, थोड़ा सा उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और ये देखा था कि हमारे मैदे में एसिड्स मौजूद हैं, किस तरह से उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है अगर वो ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से. उसके अलावा हम लोगों ने थोड़े से डिफरेंसेस देखे थे, 4 डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. आज हम लोग बात करते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी. कुछ कहते थे कि जिनके साथ ऑक्सीजन होती है अटैच बाइनरी कंपाउंड्स के साथ, वो एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं. बाद में ये कहा गया था कि जहाँ ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि हाइड्रोजन के आयन का होना ज़रूरी है एक एसिड के बनने में. ठीक है, एक एसिड के होने में, एक एसिड की प्रॉपर्टीज़ शो करने में. तो आर्हीनियस ने 1787 में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था एसिड्स और बेसिस के बारे में. और उनके हिसाब से एसिड सब्सटेंसेस हैं, जब उनको डिज़ोल्व किया जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर के सॉल्यूशन में, तो उनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, तो आर्हीनियस ने एसिड के और बेसिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की, उनके डिफरेंसेस को बताने की कोशिश की थी. उन्होंने ये कहा था कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, एक्वियस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू डिफरेंट आयंस. और उनमें से एक आयन हाइड्रोजन का आयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्होंने सिंपल से कहा है कि ये H और A है यानी कि हाइड्रोजन और एसिड के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है. ठीक है, जब हम उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन और एक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल सब्सटेंसेस हैं जिस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, उसके अलावा HCN है. ये सारे के सारे एसिड होते हैं क्योंकि जब इनको हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं यानी कि आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. और उनमें से एक आयन जो है वो पॉजिटिव आयन जो है वो H पॉजिटिव का आयन होता है. फॉर एग्जांपल उन्होंने इक्वेशन से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, जब मैं इसको यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स करती हूँ, एक्वियस सॉल्यूशन में इसको मिक्स करती हूँ, तो ये दो किस्म के आयंस में ब्रेक हो जाएगा. दैट विल बी H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव. ये जो इसका मतलब है कि जो HCl है ये एक एसिड के तौर पे एक्ट करता है. सिमिलरली नाइट्रिक एसिड है HNO3 है. ठीक है, इसको भी जब मैं वाटर के साथ मिक्स करती हूँ तो ये आगे ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ एसिटिक एसिड की, जो विनेगर है CH3COOH, जब मैं इसको वाटर में मिक्स करती हूँ तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन. इसका मतलब उन्होंने अपनी इन इक्वेशन के ज़रिए अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो वाटर में जाके H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एसिड्स. नेक्स्ट उन्होंने अगर बेसिस के बारे में बात की थी तो वो ये है, तो बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं आर्हीनियस के मुताबिक कि बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन एक्वियस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. एसिड जो थे वो हाइड्रोजन आयंस देते थे. बेस ऐसे एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं. जनरल उन्होंने जो रिएक्शन इसका हमें बताया था दैट वाज B से बेस BOH विल गिव B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस ये यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. इसी तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिस तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है, फिर उसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि KOH है, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NH4OH है, उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि CaOH ट्वाइस है. ये तमाम के तमाम बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं क्योंकि इन तमाम के अंदर जो है कंपाउंड जो होता है जब इसको एलिमेंट वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हमें प्रोवाइड करता है विद OH नेगेटिव आयंस. जिस तरह का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको वाटर एक्वियस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है तो इट गिव्स अस सोडियम के पॉजिटिव आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस. इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो इट गिव्स Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम का आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस. तो ये आर्हीनियस ने पहला कॉन्सेप्ट दिया था 1787 में और उन्होंने एसिड्स और बेसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जिनके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर सकें, हाइड्रोजन आयन को, तो वो एसिड्स कहलाएंगे. और जिन सब्सटेंसेस के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोक्साइड को रिलीज़ कर सकें, हाइड्रोक्साइड के आयंस को, तो वो बेसिस कहलाएंगे. तो दस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या क्या हो जाएंगे, एसिड्स हमारे पास हैं, एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर एंड बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर. तो आगे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. अगर आप अपनी बुक में टेबल नंबर 10.1 पे देखें तो एसिड्स के एग्जांपल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4,
मैं लिख के भी बता देती हूँ। इसी तरह बेसिस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अभी बताई है मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं। इसके बाद आगे है लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। लिमिटेशंस का मतलब है कि क्या क्या उनका कॉन्सेप्ट जो था इतना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्यों नहीं था, क्या उसके अंदर कमियां क्या रह गई थी। तो हमारे पास लिमिटेशंस क्या क्या थी कि पहली लिमिटेशन थी कि ये बात करता था एसिड्स की और बेसिस की सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में, ठीक है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड्स और बेसिस की बात होती थी सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करते थे कि नेचर ऑफ एसिड और बेसिस क्या होगा जब वहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन मौजूद ही नहीं है। जब नॉन एक्वियस सॉल्यूशन है, वाटर मौजूद ही नहीं है, तब एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करेंगे, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड्स हैं ये बेसिस हैं, इस बात को यहाँ पे क्लियर किया ही नहीं गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस सिर्फ वही कंपाउंड्स थे जिनके पास हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद थे, ठीक है। तो व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स, कि जैसे कि अदर कंपाउंड्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर अमोनिया है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिड है जबकि अमोनिया है ये बेस है। तो इनके बारे में, इनके पास तो ना कार्बन डाइऑक्साइड के पास H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन था, ना अमोनिया के पास हाइड्रोक्साइड आयन था, लेकिन फिर भी ये एसिड और ये बेसिस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इसीलिए जो है ये वाला जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है ये इसकी लिमिटेड स्कोप है, ये इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन इसके फ़ायदा क्या हुआ था कि जब ये एक दफ़ा पेश किया गया था, इसके अलावा मोर जनरल थ्योरीज आई थी एसिड और बेसिस की, यानी कि ये आप कह लें कि ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट था जो एसिड और बेसिस के बारे में दिया गया था। लेकिन ये क्योंकि पूरी तरह से हर किस्म के एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसलिए ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन इसके बाद इसी को बेस बनाते हुए मज़ीद आगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए गए थे एसिड्स और बेसिस को डिफ़ाइन करने के लिए। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या है कि 1923 में एक डेनिश केमिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड और एक इंग्लिश केमिस्ट थे लॉरी, इंडिपेंडेंटली उन्होंने प्रेजेंट की थी थ्योरीज ऑफ एसिड्स और बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। उन्होंने प्रोटॉन H पॉजिटिव को कंसिडर किया था प्रोटॉन, और उन्होंने इसके हिसाब से ये किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक एलिमेंट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है इस बेसिस पे बनाया था। उनके हिसाब से एक एसिड ऐसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल या आयन होता है जो डोनेट करता है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, जो डोनेट कर देता है प्रोटॉन को किसी और H पॉजिटिव को किसी और सब्सटेंस को। जबकि बेस उनके मुताबिक क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस से ये एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं इकट्ठे एक एसिड और एक बेस को इकट्ठे लेते हैं, जैसे कि ये HCl है, ये एक एसिड है, जबकि अमोनिया ये एक बेस है। जब इन्हें आपस में हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन में रखते हैं तो HCl क्योंकि ये एक एसिड है और हमने कहा है कि एसिड जो है डोनेट करता है प्रोटॉन को, अपना प्रोटॉन किसी और को देता है, तो ये अपना H पॉजिटिव जो है अमोनिया को दे देगा, NH4 पॉजिटिव बना देगा और ख़ुद Cl नेगेटिव बना देगा। जबकि यहीं पे बेस की बात करते हैं, बेस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को लेती है। NH3 एक बेस है, प्रोटॉन यानी इधर से H ले लेगी, 3 + 1 4 हो गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कि जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं हम लोग वाटर के अंदर, तो यहाँ पे जो वाटर है वो एक्ट करता है बेस के तौर पे, और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्ट करता है एसिड के तौर पे। ये क्या करता है, एसिड अपना हाइड्रोजन जो अपना प्रोटॉन है वो वाटर को दे देता है और वाटर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस सूरत में हम लोग कहते हैं ये जो H3O पॉजिटिव बना है दिस इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड, जबकि जो Cl नेगेटिव बना है दैट इज़ अ कॉन्जुगेट बेस। हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो HCl एक एसिड के तौर पे एक्ट करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं, इसमें जो हमारा HCl है ये एक एसिड के तौर पे एक्ट करता है और डोनेट कर देता है अपने प्रोटॉन को, जबकि यहाँ पे जो वाटर है ये एक बेस के तौर पे एक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। लेकिन अगर ये हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्लोरीन आयन जो है ये बेस है एक के तौर पर एक्ट करना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग रिवर्स में देख रहे हैं बेस के तौर पर, क्यों बेस का हमने कहा है कि वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। अगर पीछे की तरफ जाएँ
तो Cl नेगेटिव इससे एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके HCl बन जाएगा, और यहाँ पे जो वाटर का आयन है ये H3O पॉजिटिव आयन था, ये यहाँ पे रिवर्स में जाके ये डोनेट करना शुरू कर देगा प्रोटॉन, यानी कि ये रिवर्स में जाए तो अपना H दोबारा HCl को दे देगा, यानी ये डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और ये Cl जो नेगेटिव है ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि Cl नेगेटिव आयन जो है, मैंने अभी बताया था कि ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ द एसिड HCl, यानी कि ये अकेली होगी तो ये बेस के तौर पे एक्ट करेगी, अगर ये H के साथ होगी तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगी। इसी तरह H3O पॉजिटिव है, ये कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ H2O, अगर ये H3O पॉजिटिव होगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे एक्ट करेगी, यानी कि हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन अगर अकेले वाटर है तो ये बेस के तौर पे एक्ट करेगी, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इसके पास टेंडेंसी है। इट मीन्स कि एवरी एसिड प्रोड्यूस करता है, हर एसिड जो है आगे चल के कॉन्जुगेट बेस को बनाता है और हर बेस जो है आगे चल के कॉन्जुगेट एसिड को बना देती है। इसका मतलब कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुए। कॉन्जुगेट का मेन मतलब होता है जॉइंट टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट का नाम लिख रहे हैं, HCl का कॉन्जुगेट क्या है, Cl नेगेटिव उसका बेस है, यानी कि एक दूसरे के साथ पेयर्स में जॉइंट है। कॉन्जुगेट एसिड, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें, कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होती है, एक ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है किसी बेस से, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस क्या है, अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। एक एसिड जब एक प्रोटॉन को डोनेट कर देता है किसी और को तो जो आगे से स्पीशी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। दस कॉन्जुगेट एसिड बेस जो पेयर्स होते हैं डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन, ठीक है। बेस और एसिड क्या है, यानी कि एक प्रोटॉन इसके पास था तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करता है, एक प्रोटॉन इसके पास से चला गया तो ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से सिर्फ जो पेयर्स होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, ये एक एसिड एक पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव एक प्रोटॉन की वजह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। अगर प्रोटॉन इनके पास है तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे, प्रोटॉन इनके पास नहीं है तो ये बेस के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल आगे लेते हैं, हाँ जी, अगर हम इस एग्जांपल में देखें, ये एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसको हम लोग वाटर यानी कि बेस जो के तौर पे जो एक्ट कर रहा है उसके साथ मिक्स करते हैं तो ये जो अपना प्रोटॉन वाटर को दे के आगे चल के बना देता है CH3COO नेगेटिव, और वाटर उससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना देता है। यहाँ पे ये एसिड था, लेकिन जब इसने अपना एक प्रोटॉन दूसरे को दे दिया तो ये खुद कॉन्जुगेट बेस बन गया, यानी कि अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जब उसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन था तो वो एसिड था, अपना प्रोटॉन किसी को दे वो कॉन्जुगेट बेस बन गया। इसी तरह वाटर था, ये बेस था, यानी कि ये किसी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता था, प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन जब इसने प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट किया तो वो कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि अब इसके पास टेंडेंसी है कि ये एक प्रोटॉन किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड और बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफ़र अ प्रोटॉन। इनका एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तभी ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एसिड मौजूद है, बेस है ही नहीं, तो प्रोटॉन वो किसको देगा? अगर इसने प्रोटॉन किसी को देना है तो उसके लिए बेस का होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दैट मीन्स कि अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड, प्रोटॉन डोनर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हेन अदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली बिहेव एज अ बेस। यही बात मैंने आपको समझाई है कि ये एसिड के तौर पे तभी काम करेगा, यानी कि ये अपना प्रोटॉन तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब इससे प्रोटॉन कोई लेने वाला हो। अगर कोई लेने वाला है ही नहीं तो ये किसी को प्रोटॉन दे ही नहीं सकता, ये एसिड के तौर पे काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एसिड के तौर पे तब काम करेगा जब इसके साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बेस मौजूद होगी, तभी ये एसिड के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, वाटर है, एक्ट करता है बेस के तौर पर व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, और क्योंकि ये भी जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी है। और वाटर जो है एक्ट करता है एसिड के तौर पे जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं विद अमोनिया, जैसे कि H2O है वाटर, ये पहले यहाँ पे देखें ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन अगर हम लोग अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे अमोनिया एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसीलिए वो क्या करे कि अमोनिया इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस साथ में आ जाएगा हमारे पास HOH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वाटर यहाँ पे
एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है और अमोनिया यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। वाटर ने अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया और ख़ुद अब वो बेस बन गया है, कॉन्जुगेट बेस बन गया है, और इसने अमोनिया ले लिया, अमोनिया ने पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को ले लिया है और ख़ुद कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे एक्ट करी, जबकि वो पहले यहाँ पे बेस थी। सच ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी कि हम वाटर को कह सकते हैं कि इट इज़ नाइदर अ बेस नाइदर एन एसिड, ये दोनों के तौर पे एक्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है कि ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल SO3 है, ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकते, इसके पास H पॉजिटिव है ही नहीं है प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड है जो बिहेव करता है बेस के तौर पे, जबकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। दीज ऑब्जर्वेशंस की वजह से ये लिमिटेशन आई थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कॉन्सेप्ट में, यानी कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कॉन्सेप्ट ने और मज़ीद उसको काफ़ी क्लैरिफाई किया था एसिड्स और बेसिस को, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि अभी भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो एसिड और बेसिस के तौर पे एक्ट कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे प्रोटॉन का कोई रोल नहीं था, तो इसीलिए ये लिमिटेशन थी लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में। तो हम लोग यहीं पर आज अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।